हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, आपका जूलॉजी मेंटर, ग्वालियर के इस विज्ञान पथ के पटल से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के। और इस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से विगत कई वर्षों से काफी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको क्रमशः क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऊपर से शुरू होते हुए नीचे के क्रम में देखते चले जाइए। सबसे पहले आपको देखिए हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क के हिस्से में देखने को मिलेगी, यानी इट्स सिचुएटेड इन द ब्रेन। इसके बाद आप थाइमस देखेंगे जो कि एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये बच्चों में 13 से 14 साल के बच्चों में बड़ी होती है। उसके बाद धीमे धीमे करके इसका बुढ़ापे तक रिग्रेशन हो जाता है। ये इम्यूनिटी से कंसर्न्ड होती है। इसके अलावा देखिए ये थायराइड ग्लैंड है, गले में दिखेगी आपको। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करता है। तमाम तरह की ग्लैंड्स हैं। आप देखिए किडनी के ऊपर सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड्स दिखेंगी, पेनक्रियाज है, और अंत में आप यहां पे टेस्टिस और ओवरी, जो कि फीमेल्स और मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स की ग्लैंड्स हैं। ये भी सेक्स हार्मोन्स यानी एंड्रोजेंस रिलीज करते हैं। तो इनके बारे में आपको पता तो चली गया होगा कि आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम आइए शुरू करते हैं। हार्मोन्स, ठीक है। द टॉपिक विल बी हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल बहुत अच्छे सवाल आते चले जाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन चीज बताऊंगा बच्चों कि हार्मोन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरह से मैं सेल के अंदर जाने के रास्ते को डिफाइन कर सकता हूं। देखते हैं हार्मोन्स। सबसे पहले आइए हार्मोन की क्लासिकल यानी पुरानी डेफिनेशन के बारे में। एनसीईआरटी कहती है द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि एंडोक्राइन यानी डक्टलेस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड, और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, रक्त में स्रावित होते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। छोटी सी चीज है पर अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। आपको बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि जो इनका सिक्रीशन होता है वो इनके टारगेट ऑर्गन से बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स। तो इस तरह से आपसे ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट टाइप सवाल आपसे पूछता है कि दीज आर द केमिकल्स, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर released into the blood and transported to a closely located, बस डिस्टेंटली और क्लोजली लोकेटेड पे ऑर्गन्स पर ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इसको आप स्टेटमेंट टाइप सवाल के लिए बहुत ध्यान से देखिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीजिंग द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय ईदर द ब्लड और द लिम्फ। देखिए फिर एक स्टेटमेंट टाइप, बड़ा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने लेके आता हूं, और ये भी एक स्टेटमेंट टाइप सवाल है। अगर एनटीए वाले करते क्या, ब्लड ओनली लगा करके गलत कर देंगे। कैसे ओनली लगा के गलत कर देंगे? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज दीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड ओनली विच इज ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। तो नॉट ओनली ब्लड बट लिम्फ ऑल्सो। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और ब्लड या लिम्फ से होते हुए फिर वो टारगेट ऑर्गन्स में चला जाता है। यहां पर एक बात बताना दीगर है बच्चों, जो मेरे विज्ञान पथ के फाइटर बैच के, रिपीटर बैच के बच्चे अगर मुझे सुन रहे हो तो मुझे याद रखना कि ये जो लिम्फ है ना, ये ज्यादातर उन हार्मोन्स को कैरी करता है जिनका नेचर स्टेरॉयडल होता है। अब स्टेरॉयडल नेचर के कौन कौन से हार्मोन्स हैं आगे मेरे इस बेहतरीन पीपीटी में आपको जरूर देखने को मिलेगा। करंट साइंटिफिक डेफिनेशन फिर लिखती है कि करंट साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है साहब। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट क्यों कहा गया इनको कि दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स? बिकॉज विच एक्ट एज एन इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। देखिए दो चीजें हैं यहां पर जिस पे आपको ध्यान देना है पढ़ते हुए। पहली चीज कह रहा है द हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। अच्छा भैया, आप इसको ये क्यों कह रहे हो कि ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। तो नॉन न्यूट्रिएंट मोइटी इस वजह से है बिकॉज ये उन अमीनो एसिड्स के मिलके बने होते हैं जो डाइटरी अमीनो एसिड्स नहीं होती। आपको पता होगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिलाकर के 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनको डाइटरी अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए
कि अमीनो एसिड सिर्फ वही 20 नहीं है, 200 से ज्यादा अमीनो एसिड है जो कि डिस्कवर हो गई हैं। तो उन 20 को छोड़ दीजिए, तो जैसे सिट्रोलिन है, एस्पार्टिक एसिड, तो इस तरह की जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स से बनी हुई हैं विच एक्ट एज एन इंटरसेल्यूलर। देखिए छोटी छोटी चीजें, बायो में कभी भी एनटीए आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसाता है। इंट्रासेल्यूलर लिख देगा इंटरसेल्यूलर की जगह पर, बस वहीं गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको यह बहुत ध्यान से देखना है और पढ़ना है कि स्टेटमेंट में इंटरसेल्यूलर दिया हुआ है कि इंट्रासेल्यूलर दिया हुआ है। मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, ये तीसरी चीज थी जो कि आपको इस डेफिनेशन में देखनी थी। बहुत ही कम मात्रा में इनका रिलीज होता है क्योंकि ये एक हाईली रिएक्टिव मॉइटी होते हैं, इसलिए इनका जो रिलीज होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो स्टेटमेंट टाइप सवालों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक आपको यहां पर लिम्फ मिल जाएगा जिसको कि आपको पढ़ना है, फिर आपको नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मिल जाएगा विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट मिल जाएगा, आपको डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन मिल जाएगा आपको। तो इस तरह के स्टेटमेंट टाइप सवाल आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये ऐसा क्लासिफिकेशन का चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहां पे थोड़ा और बृहद तरीके से उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये चार्ट बिल्कुल दिया हुआ है वहां पर जहां मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन समझाया गया है एनसीईआरटी में, उसी के जस्ट ऊपर पैराग्राफ में इस तरह से क्रमबद्ध तरीके में जैसा हम विज्ञान पथ पे पढ़ाते हैं ऐसा तो नहीं दिया है, लेकिन दिया हुआ है पैराग्राफ, मोनोटोनस पैराग्राफ्स के फॉर्म में, ताकि बच्चा उसको देख करके याद न कर पाए। और हम क्या करते हैं, उसी चीज को याद कराने के लिए एक टेब्यूलेटेड फॉर्म लेके आ जाते हैं। मैंने अपने 100 लेक्चरों में बच्चों ये बात कही है कि किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको उसका रंग और ढंग, रूप स्वरूप बदलना होता है। आइए देखिए, सबसे पहले प्रोटीनेशियस नेचर के कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये टेब्यूलेटेड फॉर्म ABC, मैच द फॉलोइंग, हर तरीके से आ सकता है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेटमेंट टाइप सवाल करवाए थे, अब मैं आपको मैच द फॉलोइंग करवा रहा हूं। ठीक, तो पीवाईक्यूज की जहां तक बात है विज्ञान पथ से को छूटेगा नहीं। नेचर, प्रोटीनेशियस नेचर के अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, अरे दुनिया को पता है यार कि जो प्रोटीनेशियस नेचर के अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं कौन कौन से हैं। थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। आइए सवाल देखते हैं इस पर कैसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे, रुक जा भाई, सबसे पहला सवाल तो आपसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे पूछा है, कहो हां, कहो हां। कहां से निकलते हैं, एड्रीनल मेड्यूला से निकलते हैं, कैटाकोलामाइंस कहा जाता है इनको। तो सवाल इनसे पूछा गया था कैटाकोलामाइंस के। थायरॉक्सिन पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये एक अकेला अमीनो एसिड का डेरिवेटिव ऐसा हार्मोन है जो कि टायरोसिन ऑक्सीडेज पाथवे से एक्ट करता है और न्यूक्लियस पर एक्ट करता है, वरना ज्यादातर प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो होते हैं वो सेकेंड मैसेंजर बनाते हैं, सेल के अंदर नहीं जा पाते। लेकिन ये थायरॉक्सिन अपने में एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का होते हुए भी बहुत आराम से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और डीएनए लेवल पर एक्ट करता है। ठीक है, तो ये दो बेहतरीन सवाल मैंने आपको बता ही दिए हैं। निकलता कहां से, थायरॉक्सिन निकल रही थायराइड ग्लैंड से, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकल रहा है एड्रिनल मेड्यूला के हिसाब से। तो ये होगा पीवाईक्यू और ये होगा हमारे मैच द फॉलोइंग। आइए नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग देखते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं। देखिए कौन कौन से हैं भैया, ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, एमएसएच है। ये दोनों पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं जिसको कि न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और ये एमएसएच जो है ये निकलता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है। तो यहां पे ये दिया हुआ है कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये दोनों बनते हैं हाइपोथैलेमस में, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस में। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यह बाद में मैं बताऊंगा, एक ही वीडियो में इतना ज्ञान दे दूंगा तो फिर तुम लोगों को बहुत भारी हो जाएगा।
ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के अपने फंक्शंस होते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन में और वैसोप्रेसिन डीसीटी से सोडियम और वाटर के रिटेंशन में फंक्शन करता है। तो ये चीजें भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, लेकिन बहरहाल यहां पर जब हमने केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन को बताने के लिए एक डायग्राम बनाया है, एक टैबुलेटेड फॉर्म बनाया है, तो हम उसी से कंसर्न रहेंगे। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों बनते बेटा हाइपोथैलेमस में है। इस चीज को याद रखिएगा, एनसीईआरटी में हाइपोथैलेमस पर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाए हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहा जाता है उनको, वो बनाए हैं। वो ही दोनों हार्मोन, वही दोनों न्यूक्लियाई जो है हार्मोन बनाते हैं, और हाइपोथैलेमस से चल करके पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में इन दोनों हार्मोन्स का स्टोरेज और सिक्रीशन भर होता है। तो इस पर भी सवाल बनता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगी। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा बात ना करते हुए नेक्स्ट लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स पे आता हूं। ये लंबी लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड की यार, आओ देखो कौन कौन से हैं। पैराथायराइड है, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, थायरोकैल्सिनोटोनिन और इंसुलिन। ये एनसीईआरटी में दिया है भैया, 51 अमीनो एसिड की बनी होती है, दुनिया भर में सबको पता होना चाहिए। ये 30 और 21 अमीनो एसिड डाइसल्फाइड लिंकेज, ई लिलाई एंड कंपनी 1981, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इंसुलिन से। ये एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है इंसुलिन। भाई देख यार, पीवाईक्यूज की तो भरमार है मेरे पे, 1000 सवाल मैं यहां पर खड़े खड़े बोल दूं आधे घंटे में, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही ग्रहण करना है जितना इस पर्टिकुलर स्लाइड की परिधि में चीजें हैं। ठीक है, तो 51 अमीनो एसिड का बना हुआ इंसुलिन, ठीक, आपको यह पता है। बाकी सारी चीजें जो मैंने दी हैं, बताई हैं, ये एप्लीकेशन, जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पार्ट है उसमें है। अब ये निकलता कहां से भाई? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कहां से निकल रहा है? पैराथायराइड ग्लैंड से। एसीटीएच कहां से निकल रहा है? एडिनोहाइपोफाइसिस से। थायरोकैल्सिनोटोनिन कहां से निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड से। याद करिए कि थायराइड दो तरह के हार्मोन्स निकालती है, थायरॉक्सिन निकालती है और थायरोकैल्सिनोटोनिन भी निकालती है। इसके अलावा इंसुलिन है, जो कि पेनक्रिया में अल्फा बीटा सेल्स होती है ना बेटा, तो ये इंसुलिन जो है वहां से सिक्रीट होती है। याद रखिएगा, पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, वो पेनक्रियाटिक जूस भी निकालती है जो कि इंटेस्टाइन के डिओडेनम पोर्शन में पोर होता है, और साथ में कुछ ऐसे हार्मोन, कुछ ऐसे आइलेट्स होते हैं, छोटे 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 सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स का भी रिलीज करती हैं। तो हम पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। चौथा है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, ये 3 तरह के हार्मोन्स हैं, और ये निकल कहां से रहे हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस से। याद करिएगा, अगर आपको पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर रिपीटर्स याद हो आपको, तो उसमें आप न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस और पार्स इंटरमीडिया 3 तरह की चीजें पढ़ते थे ना, इस तरह से आप बनाते थे। ये मिडिल लोब हो गया, ये पोस्टीरियर लोब हो गया, इसको अनफेंडिबुलम कहते थे, ये है एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये होती थी न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये मिडिल लोब जो होता है ये एमएसएच का होता है। ये शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है इस चैप्टर के। ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आया हूं। आइए देखते हैं आगे क्या कहती है दुनिया। स्टेरॉइड हार्मोन्स, नाम रख लीजिए आप इनके सीधे सीधे। बिल्कुल, नाम रख लीजिए आप इनके। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये जो कॉर्टिकॉइड है ये स्टेरॉइड है। जितने भी कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव होंगे, कोलेस्टेरॉल, वो कीटोन्स या एल्डिहाइड्स, तो ओन या ऑल में एंड होने वाले जितने भी हार्मोन हैं, ऑल या ओन में, ये जितने भी हार्मोन एंड होते हैं ये स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स होते हैं या फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। आइए देखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन, या कॉमनली इसको कॉर्टिसोल के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है।
टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन को कहते हैं ईस्ट्राडायोल, तो ये भी ऑल ही से एंड करता है। देन प्रोजेस्टेरोन, तो आप देखेंगे कि आखिरी में ऑल या ओन में ही एंड करते हैं ये सारे हार्मोन्स। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा बता रहा था? एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सा बता रहा था? हाइड्रोकॉर्टिसोन। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन को क्या बताया था? ईस्ट्राडायोल। समझ रहे हैं? और निकलने वाले, और निकल कहां से रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, और नीचे के दोनों जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये ओवरी से रिलीज होते हैं। तो इस तरह से आपने स्टेरॉइड का नेचर जाना। अब आपको अगर ये चीज याद हो गई है, या ओन या ऑल ये चीजें आपको याद है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई भी हार्मोन जब सेल के पास पहुंचेगा तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा सेल के अंदर जाने का। ठीक है? कैसे चुनेगा इसकी एनालॉजी मैं आपको अभी बताता हूं। देर का है बात की है, अभी बताता हूं मैं आपको, इसी पर्टिकुलर लेक्चर में ही बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। आइए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर कर लेते हैं भैया। हार्मोन्स आर स्मॉल एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो। सबसे पहली बात, हार्मोन्स आर स्मॉल, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो। लिख लीजिए। मोस्टली हार्मोन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर सोल्यूबल बेटा वो सारे हार्मोन्स होंगे जो प्रोटीनेशियस नेचर के थे, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये सारे हार्मोन वाटर सोल्यूबल होंगे। वाइल फ्यू आर सोल्यूबल इन फैट, मैंने आपको बताया था कौन कौन से हार्मोन बताए थे? एल्डोस्टेरोन बताया था, हाइड्रोकॉर्टिसोन बताया था, टेस्टोस्टेरोन बताया था, ईस्ट्राडायोल बताया था, और प्रोजेस्टेरॉन बताया था। यानी ओन या ऑल से एंड होने वाले सभी हार्मोन्स सॉल्युबल इन फैट। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सबके सब डिसॉल्व हो जाएंगे। आर इजिली डिफ्यूजिबल टू टिश्यूज। ठीक, जो फैट सॉल्युबल होंगे भाई, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, बताओ ना बेटा, बोलो मुंह से, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? बताओ। फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ। बेटा जब तक बोलोगे नहीं साथ में मेरे, मैं बोलता रहूंगा। तो बताओ, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। और बीच में क्या होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स। इनको क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स। जबरदस्त इंटीग्रल प्रोटीन्स है। और ये बाइलेयर है किसकी? बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये लीजिए साहब। तो अब जो लिपिड है यानी फैट डेरिवेटिव्स हैं, तो अगर कोई स्टेरॉइड आएगा, कुछ हुआ क्या? अगर कोई फैट मॉलिक्यूल आ जाए तो इट कैन तो इजिली पास थ्रू ना भाई। अगर कोई फैट मॉलिक्यूल है तो वो लिपिड की बाइलेयर से बड़े आराम से डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई फैट इनसॉल्यूबल यानी पोलर मॉलिक्यूल आ जाए तो उसको तो यहीं पर बाहर बाउंड्री पे वेट करना होगा ना। आइए देखते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे कि किस तरह से आवाज लगनी है। द सेकेंड पॉइंट इज द सिक्रीशन इज ऑलवेज, देयर सिक्रीशन ऑलवेज अकर्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इस चीज को हम लोग अपन पुरानी स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि दे आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। इस चीज को अपन पढ़ चुके हैं। एंड आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस, ये चीज भी मैंने बोली थी कि चूंकि ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इनकी एक ट्रेस अमाउंट भी काफी होती है किसी भी मेटाबॉलिक अचीवमेंट के लिए। हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हार्मोन एक बार यूज हो गया, उसके बाद उसका डिग्रेडेशन हो जाता है. इट कैनॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, नीदर कैन इट बी रीयूज्ड. इन दोनों बातों को लिख लो. हार्मोन्स आर ऑलवेज डिग्रेडेड आफ्टर यूज. दे कैन नीदर बी रीयूज्ड बाय द बॉडी एंड नीदर कैन बी स्टोर्ड. उनको तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता है यूरिन के माध्यम से. तुरंत लीवर में जाते हैं, वहां पर हार्मोन से ब्लड को अलग कर दिया जाएगा, हार्मोन्स को डिग्रेड करके यूरिन से पास आउट करा देते हैं. तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को लिख लेना. दे कैनॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी. तो सबसे पहला इनका रीयूज नहीं हो सकता, दूसरा दे कैनॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी. फिर एक एक्सेप्शन है, लोग कहते हैं, उस एक्सेप्शन को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि साहब थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी में स्टोर हो सकता है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में भी होता है. T3 और T4 आपको पता होगा, टेट्रा और ट्राईआइडोथायरोनिन के फॉर्म में ये बॉडी के अंदर रह सकता है. तो ये कोई, अब वो इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है ये, और इंफॉर्मेटिव है, रोट लर्निंग वाला है, तो खैर मैं बहुत ज्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं करता. मेरा एम्फेसिस होता है क्वेश्चन क्रिएशन पर. ठीक है बच्चों, आइए देखें नेक्स्ट. लिवर एंड किडनी. देखिए, यही चीज मैं आपसे कह रहा था. लिवर में और किडनी में दे सेपरेट दीज हार्मोन्स फ्रॉम द ब्लड एंड डिकम्पोज देम. इसी चीज को मैंने आपके सामने अभी कहा भी था कि लीवर में और किडनी में ये ब्लड से पृथक यानी अलग कर दिए जाते हैं, और इसके बाद इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है. द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द डिकम्पोजिशन आर एक्सक्रीटेड विद यूरिन. जो कहा है वही लिखा है. हार्मोन्स कैन नॉट बी रीयूटिलाइज्ड, हेंस इट प्रूव्स. तो ये असर्शन रीजन का बेटा बहुत अच्छा सवाल हो जाता है. ये रीजन असर्शन का बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा आपके लिए कि हार्मोन्स कैन नॉट बी रीयूटिलाइज्ड. उसका रीजन क्या होगा कि दे कैन नेवर बी रीयूटिलाइज्ड बिकॉज दे आर डिकम्पोज्ड आफ्टर दे आर यूज्ड इन किडनी एंड लीवर. तो ये इसका रीजन और वो उसका असर्शन. तो ये रीजन असर्शन का एक बहुत जबरदस्त सवाल हो गया. आइए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है और किस तरह का सवाल इससे बन सकता है. हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, लेकिन तुम लोगों के जो परिधि है नॉलेज की उससे ये बहुत परे है. दे आर नॉन एंटीजेनिक मॉइटीज एंड नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक. आपको पता होगा कि पहले इंसुलिन जो था वो स्लॉटर्ड काफ के इंटेस्टाइन से निकाल करके भी हम लोग अपने शरीर में देते थे. डायबिटिक पर्सन्स पुराने इंग्लैंड में ऐसा करते थे, लेकिन उससे उनको हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर एलर्जी हो जाया करती थी. तो नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक है, यानी जो काम वो काफ में कर रहे थे वही काम वो ह्यूमंस में करते हैं. ये एक इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना तुम लोग इस चीज को. तो कौन कौन सी चीजें हो गई जिन पे ध्यान रखना है? नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक. ठीक. यूजुअली द हार्मोन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. भैया 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 भैया, सारा जोश खत्म हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ लो. यूजुअली द हार्मोन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट सेल, बट दे कैन affect एंड कंट्रोल द एक्टिविटी लेवल ऑफ दीज टारगेट सेल्स. समझे कि नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इसको समझने के लिए तुम ये समझो, पंखा, फैन, यू पीपल नो, फैन का एक स्विच होता है, एक रेगुलेटर होता है. तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हार्मोन स्विच तो नहीं है लेकिन रेगुलेटर है. रेगुलेटर समझते हैं ना, जिससे पंखा को 5 4 3 2 स्पीड उसकी वेरी कर सकते हैं, वही वही. हाँ, तो स्विच ऑफ या स्विच ऑन तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी स्पीड को वेरी कर सकता है. इट कैन इफेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ दीज टारगेट सेल्स. हाँ, डायरेक्टली उसके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं कर देगा, ऐसा तो है. लेकिन अगर एक बार ये चीज स्विच ऑन हो गई तो इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं. जैसे एंजाइम्स होती हैं उसी तरह से हार्मोन्स भी होते हैं, बस उनमें तनिक थोड़ा सा डिफरेंस होता है. आइए भाई देखें नेक्स्ट और क्या है.
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखिए इसको भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना दिया है मैंने। देखने में ये चीज बहुत आसान लगती है, ये जो मैंने पिड्ढुल बनाने की कोशिश की है ना आपको, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट के मारो। तो सबसे ऊपर जो है ये हार्मोन है, ये स्टेप नंबर 1 है। ये आपसे नीट में सवाल स्टेप वाइज पूछता है कि स्टेप नंबर 1 फिर 2 खा जाएगा, एक्स लिख देगा, फिर स्टेप नंबर 3 4 खा जाएगा, वाई लिख देगा, ऐसे करता है। देखो जैसे लिख देगा, सबसे पहले लिख देगा हार्मोन एक्स, फिर वाई में लिखेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, फिर वाई लिख देगा। तो पूछेगा कि एक्स और वाई क्या है, ऐसे पूछेगा एक्स और वाई क्या है। ये पूछता है आपसे इस तरह से, ये ऑप्शन देके पूछेगा आपसे कि एक्स और वाई क्या है। तो एक्स क्या है, स्टेप नंबर 2, दिस वाज स्टेप नंबर 1, नाउ दिस इज स्टेप नंबर 2। क्या कह रहा है स्टेप नंबर 2, इट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स नोन एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के सरफेस पे, कुछ रिसेप्टर्स, एंटीना समझते हैं ना रिसेप्शन के लिए, ठीक उसी तरीके से कुछ सेल के सरफेस पर यानी सेल के बाहरी आवरण पर कुछ रिसेप्टर्स यानी एंटीनास प्रेजेंट होते हैं जो इन हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए, हार्मोन को आप मान लो सिग्नल है और एंटीना जो है वो ये रिसेप्टर्स हैं, तो वो जो सिग्नल है वो एंटीना रिसीव करेगा। तो सबसे ऊपरी जगह पे लगाई जाती है एंटीना। कहां, घर में थोड़े लगा देते हैं, अंदर कमरे के अंदर छत पे लगाया जाता है ना कैमरा, तो ये भी सेल की सरफेस पे ही लगे होते हैं ये रिसेप्टर्स, ताकि जो सिग्नल रूपी हार्मोन्स आए तो उनको हम रिसीव करें और बाद में ट्रांसमिट करें। भाई काम क्या है एंटीना का, यही है रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, तो बिल्कुल वही काम ये करते भी हैं। These hormone receptors on the cell membrane, देखिए जो मैं कह रहा था कि ये रिसेप्टर बेटा प्रेजेंट कहां होते हैं, ये सवाल पूछता है। तो हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहरी सरफेस पर ऑफ द टारगेट सेल्स, जिस सेल जो भी टारगेट सेल है वहां पर, एंड आर नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। बहुत बड़ी बात कह दी भैया, मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रिसेप्टर को मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रिसेप्टर कहते हैं। इंप्रेसिव। हार्मोन रिसेप्टर्स, अब इन रिसेप्टर्स पर क्या होगा, हार्मोन आकर के जुड़ जाएगा। इनसाइड द टारगेट सेल आर नोन एज इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स एंड दे आर मोस्टली द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। दो तरह के रिसेप्टर्स की लोगों ने बातें की हैं, आइए देखते हैं। दो तरह के रिसेप्टर्स की लोग बात किए हैं, आइए देखते हैं। एक रिसेप्टर, पेंसिल आ गई होगी, आ ही गई होगी, हाँ। एक रिसेप्टर सेल के बता रहे हैं ये ऊपर होते हैं इस तरह के, ये देखिए सेल के सरफेस पर, सेल के सरफेस पर रिसेप्टर है। कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल के अंदर, सेल के अंदर भी कहां, सेल के अंदर भी कहां, न्यूक्लियस के अंदर भी कहां, क्रोमोसोम्स पर। तो इनको कहते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर और इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, कहां पर प्रेजेंट है भैया, सेल मेम्ब्रेन पर। और ये कहां प्रेजेंट है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, तो सेल के अंदर कहां, न्यूक्लियस में। तो इनको इंट्रा न्यूक्लियर भी कहते हैं, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो 10 में से 9 रिसेप्टर जो होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। भाई सेल के अंदर ना होकर के न्यूक्लियस के अंदर है, और क्या, न्यूक्लियस भी तो सेल के ही अंदर है, ठीक है। तो तुम लोग ये चीज याद रखो, मैं पेन बदल के तुमको बताता हूं कि जब कहीं से भी एक हार्मोन आता है, एनोनिमस हार्मोन,
तो वो इन रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। कहीं से भी ब्लड के थ्रू एक हार्मोन आया और आके जुड़ गया किससे? ब्लड से, ये रिसेप्टर से। तो जैसे ही ये हार्मोन इस रिसेप्टर से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन ब्लड के थ्रू कभी भी सेल के सरफेस पे आएगा, तो जब सेल की सरफेस पे आएगा तो क्या बन जाएगा? HR कॉम्प्लेक्स। HR हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये बन जाएगा। तो ये 4 लाइन हो गई। हार्मोन है बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नोन एज हार्मोन रिसेप्टर्स। ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स को मैं और भी क्या कह रहा हूं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। और इंट्रासेल्यूलर, 2 ही तरह के रिसेप्टर्स होते ही हैं। अच्छा, कुछ मैंने आपको बताया था, आप कनेक्ट कर पाओगे चीजें? जैसे जो मैंने आपको यह बताया था कि जितने भी प्रोटीनेशियस या अमीनो एसिड डेरिवेटिव, यानी जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन नॉट गो थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन। बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, जो होती है ये बाइलिपिड मेम्ब्रेन है। तो जो फैट सोल्यूबल होंगे वो तो क्रॉस कर जाएंगे, और जो वाटर सोल्यूबल प्रोटीनेशियस या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स थे वो तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो आप अपने बुद्धि और समस्त बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही मुझे ये बताओ कि अगर प्रोटीनेशियस रिसेप्टर होगा तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर से जुड़ेगा कि इंट्रा सेल्यूलर से जुड़ेगा? अगर प्रोटीन डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी हुई थी ना। तो जब नहीं क्रॉस कर पाएगा तो वो यहीं जुड़ा रह जाएगा। तो हमेशा जो प्रोटीनेशियस यानी अमीनो एसिड डेरिवेटिव रिसेप्टर्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से जुड़ेंगे। और जो स्टेरॉयड डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव होते हैं, दे कैन रेडली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गो टू द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्टेरॉयड वाले, और जो प्रोटीनेशियस होते हैं वो बेचारे बाहर ही रह जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को एक विराम देता हूं। अभी हम फिर जुड़ेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद।